Hello everyone, how are you all? Welcome to Idea Infusion by Triumph Academy। आज हम करने वाले हैं आपका पार्ट नंबर 4 फॉर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 जो कि आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 6 बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट है, उसके यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 10 समझा था, जिसके अंदर 4 सब सेक्शन थे और जिसके अंदर 4 क्लॉज थे ABCDE। ठीक है ना। वो किसके बारे में बात कर रहे थे? हमारे डोमेस्टिक जब हम सप्लाई करते हैं तो उसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई किसको माना जाएगा, हम उसके अंदर ये बात कर रहे थे। आज जो हम बात करेंगे, हम प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में ही बात करेंगे, मगर किसके ऊपर? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो वो था आपका सेक्शन 10 जो कि डोमेस्टिक सप्लाई के बारे में था। अब आता है आपका सेक्शन 11 ऑफ द IGST एक्ट 2017। द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज़ गवर्नड बाय सेक्शन 11। जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो बातें करता है हमारा लॉ, वो कौन सा सेक्शन करता है? वो करता है सेक्शन 11 ऑफ द IGST एक्ट 2017। देयर आर स्पेशल प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबल ओनली टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर आपके स्पेशल प्रोविज़न लगाए जाते हैं। तो समझते हैं आज इन स्पेशल प्रोविजंस को। ठीक है, सबसे पहले आता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये हमने गुड्स इंपोर्ट करवाए इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर, तो इसके अंदर जो लीगल प्रोविज़न लगेगी वो लगेगी आपकी सेक्शन 11 सब सेक्शन 1। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड इम्पोर्टेड इंडिया शैल बी लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर। इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई हम किसको माने जाएंगे? जहाँ पर इम्पोर्टर है, जहाँ पर गुड्स इंपोर्ट करवाए गए हैं इंडिया के अंदर, जिस जगह पर भी इंपोर्ट करवाए गए हैं उस जगह को हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दे रखी है? व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। मान लीजिए एक फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर माल भेजा गया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम किसके मानेंगे? लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर इन इंडिया। तो जो इंडियन के अंदर इम्पोर्टर बैठा था इंडिया के अंदर, जिसने ये सामान उस फॉरेन कंट्री से मंगाया, वो जहाँ रहता है उसकी लोकेशन को हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। ठीक है। उसके बाद अब जो आता है, इसका एक और एग्जांपल दे रखा है कि एक इम्पोर्टर है जो कि है मुंबई के अंदर, उसने USA से कुछ सामान मंगाया मुंबई के अंदर। तो इसके अंदर हम प्लेस ऑफ सप्लाई किसे मानेंगे? मुंबई महाराष्ट्र को मानेंगे। ठीक है ना, यानी कि महाराष्ट्र। और IGST जो लगेगा एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट कलेक्टेड एज द कस्टम ड्यूटी अंडर द कस्टम एक्ट प्लस IGST। तो जो उसके ऊपर टैक्स लगेंगे वो 2 टैक्स लगेंगे। एक तो बाहर से इंडिया के अंदर आया तो कस्टम एक्ट लगेगा, ठीक है, जो कि कस्टम ड्यूटी का पार्ट होगा, और उसके साथ साथ इसके ऊपर क्या लगेगा? साथ साथ IGST भी लगेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड के अंदर जो लीगल प्रोविज़न लगता है आपका, वो लगता है सेक्शन 11 सब सेक्शन B। ये क्या बोलता है? द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया शैल बी लोकेशन आउटसाइड इंडिया। इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई हम किसे मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड किसे मानेंगे? जिस भी जगह आउटसाइड इंडिया जो भी चीज़ हमारी एक्सपोर्ट की गई तो उस ही जगह को, जो आउटसाइड इंडिया है, उस जगह को हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। वो उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड कंसीडर करेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या दे रखी है इसकी? व्हेन गुड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अ लोकेशन आउटसाइड इंडिया, यानी कि हमने एक इंडिया से बाहर माल भेजा, ठीक है ना। तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसको हम क्या मानेंगे? जो आउटसाइड इंडिया, जिस भी जगह हमने माल भेजा उसको हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। एक्सपोर्ट आर ट्रेडेड एज ज़ीरो रेटेड सप्लाई। इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट पर क्या लगता है? ज़ीरो रेट लगता है जो सप्लाई का, ठीक है ना, जो कि सेक्शन 16 ऑफ द IGST एक्ट का पार्ट है। ठीक है ना। एक्सपोर्ट क्या है? हमारी ज़ीरो रेटेड सप्लाई है, इसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, ज़ीरो टैक्स रेट है। और एक्सपोर्टर जो है वो रिफ़ंड भी क्लेम कर सकता है, जो उसने या तो ITC जो पे करा है उसका रिफ़ंड भी क्लेम कर सकता है, या फिर जो उसने IGST पेड करा है एक्सपोर्ट के ऊपर उसका भी रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। कौन? जिस इंसान ने एक्सपोर्ट करा है, जो कि एक्सपोर्टर है। ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल क्या दे रखा है? एक चेन्नई के अंदर एक एक्सपोर्टर है, उसने गुड्स भेजे बाहर UK के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर उसने माल भेजा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसके अंदर हम किसको मानेंगे? इसके अंदर जो हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे ना, वो हम मानेंगे यूनाइटेड किंगडम को। और सप्लाई जो रेट होगा, सप्लाई के ऊपर जो GST रेट लगेगा वो लगेगा ज़ीरो रेट।
इसके ऊपर 0% का टैक्स लगेगा इसके अंदर, और इससे ज़्यादा टैक्स नहीं लगने का। अब इसके बारे में इसकी समरी टेबल आई हुई है। ट्रांजैक्शन देखा, अगर हमने इंपोर्ट करा बाहर से इंडिया के अंदर मंगाया, तो इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई किसको मानेंगे हम? लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर, जिसने सामान मंगाया इंडिया के अंदर उसकी जो जगह है, वो जहाँ जो रहता है उसको हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। और टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? IGST पे करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक्सपोर्ट कर दिया, इंडिया से बाहर भेज दिया माल, तो इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई किसे मानेंगे? लोकेशन आउटसाइड इंडिया, जहाँ पे भी माल भेजा गया, UK, श्रीलंका, पाकिस्तान, दुबई, जहाँ पर भी माल भेजा गया उसको हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। और इसके ऊपर रेट कितना लगेगा? 0 रेट लगेगा। इसके ऊपर कोई GST नहीं देनी आपको। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब प्रोविज़न दे रखे हैं आपके प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड रिसिपिएंट इज़ इन इंडिया। ठीक है ना, जब आपने सप्लाई करी सर्विसेज, ठीक है, और जब सप्लायर भी इंडिया का है और रिसिपिएंट भी इंडिया का है। अब गुड्स की बात चल रही थी डोमेस्टिक वाली, अब आ गई सप्लाई की बात जो कि डोमेस्टिक वाली है। और जो डोमेस्टिक सप्लाई की बात करते हैं वो हम कौन सा सेक्शन के अंदर करते हैं? सेक्शन नंबर 12 ऑफ द IGST एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं जो कि डोमेस्टिकली की जाती हैं। व्हेन बोथ द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आर लोकेटेड इंडिया, के सप्लायर भी कहाँ का है? इंडिया का, और रिसिपिएंट भी कहाँ का है? इंडिया का। और वो दोनों क्या रिसीव कर रहा है? वो सर्विसेज रिसीव कर रहा है। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 12। तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो कौन बताएगा? सेक्शन नंबर 12 बताएगा। IGST एक्ट 2017 का जो एक्ट है हमारा, ठीक है ना। These rules are crucial to be decide whether a supplier इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सप्लाई हुई है वो इंट्रास्टेट है या फिर इंटरस्टेट है। अगर इंटरस्टेट है तो आपको पता है IGST एप्लीकेबल होता है, और अगर इंट्रास्टेट है तो उसके लिए आपको दोनों चीज़ें पे करनी पड़ती हैं, जो कि क्या है? CGST एज वेल एज SGST। ठीक है, तो जनरल रूल है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो कि है क्या? सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के अंदर दे रखा है। तो वो जनरल रूल क्या कहता है? इफ़ अ रिसिपिएंट इज़ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी जो इंसान सर्विसेज रिसीव कर रहा है वो GST के अंदर रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस के अंदर हम क्या मानेंगे? तो जो रिसिपिएंट की लोकेशन है ना, जो इंसान रिसीव कर रहा है और वो रजिस्टर्ड है, तो उसी लोकेशन को हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। और दूसरा केस ये है कि जो इंसान सप्लाई रिसीव कर रहा है, ज़रूरी थोड़ी है वो रजिस्टर्ड हो सकता है वो अनरजिस्टर्ड हो और वो सप्लाई रिसीव कर रहा हो। ठीक है ना, तो इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। अगर उसका एड्रेस हमें पता है तो हम वही लोकेशन मानेंगे, और अगर उसका लोकेशन नहीं पता हमें, तो जो सप्लाई कर रहा है इंसान, जो बेच रहा है सर्विसेज, जो प्रोवाइड कर रहा है, उसकी जो लोकेशन होगी उसी को हम क्या मान लेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, अब स्पेसिफिक केसेस दे रखे हैं इस जनरल रूल के बारे में। ठीक है, अब दे रखे इधर टाइप्स ऑफ सर्विसेज क्या है, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगी और उसके लिए सेक्शन कौन सा है। सबसे पहला है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस। ठीक है ना, अगर कोई सी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, मान लीजिए होटल के अंदर कुछ काम हो रहा है या फिर इंटीरियर डिज़ाइन का कुछ काम हो रहा है आपको होटल के अंदर, तो उसके अंदर क्या है? वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपका होटल एक जगह से दूसरी जगह चलकर नहीं जा सकता, तो इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई हम किसे मानेंगे? लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जहाँ पर भी वो प्रॉपर्टी है उस जगह को हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई। और ये कहाँ दे रखा है? सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के अंदर। और उसके बाद क्या आता है? अगर रेस्टोरेंट, केटरिंग या फिर पर्सनल ग्रूमिंग ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो जहाँ पर वो सर्विसेज एक्चुअली प्रोवाइड की जा रही हैं, एक्चुअली परफॉर्म की जा रही हैं, उसी को जगह, उसी दुकान को, ठीक है ना, जहाँ पर मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर खाना मिल रहा है, तो जहाँ वो रेस्टोरेंट है उस जगह को ही हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इसको कहाँ दे रखा है? सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 के अंदर ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर किसी एम्प्लॉयज़ की कहीं ट्रेनिंग हो रही है या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है उनका, तो इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? अगर वो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो रजिस्टर्ड है, तो जो लोकेशन है हमारी रिसिपिएंट की, जहाँ वो सर्विसेज रिसीव कर रहा है, उसी जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। और अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पर वो परफॉर्मेंस प्लेस की जा रही है, ठीक है ना, जहाँ पर वो चीज़ हो रही है, उसको हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। और ये कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 12 सब सेक्शन 5। ठीक है,
उसके बाद आता है एडमिशन टू एन इवेंट। अगर कोई इवेंट चल रहा है, कल्चरल इवेंट हो, स्पोर्ट्स इवेंट हो, एजुकेशनल इवेंट हो, एंटरटेनमेंट इवेंट हो, कोई सा भी इवेंट हो, ठीक है ना, तो जहाँ पर भी वो इवेंट हो रहा है, जिस जगह में भी, जहाँ दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, जिस भी जगह में हो रहा है, तो वही जगह हमारी क्या कहलाई जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई की जाएगी। और ये कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 बताता है हमें, ठीक है ना। और अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, अगर वो रजिस्टर्ड है, जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र है, जो रिसीव कर रहा है, रिसिपिएंट जो है वो अगर वो रजिस्टर्ड है, तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट को ही हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। और अगर अनरजिस्टर्ड लोग हैं वो, तो जो जिस जगह पर इवेंट किया जा रहा है उसको हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। और ये कौन सा सेक्शन बताता है हमें, ये बताता है सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 हमें ये चीज़ बताता है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, अगर हमने कोई चीज़ कुरियर वगैरह की, ठीक है ना, उस कुरियर वगैरह की सर्विसेज है, ऐसी चीज़ें क्या हैं इसके अंदर, किस जगह को, अब कुरियर तो एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है। अब इस जगह के अंदर हम क्या देखेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी होनी चाहिए, इसके अंदर भी दोनों के साथ है, रजिस्टर्ड एज वेल एज अनरजिस्टर्ड, ठीक है ना। अगर वही चीज़ आ गई, अगर लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट हमें पता है कि कहाँ पर वो कोरियर सर्विसेज प्रोवाइड की गई, उसका रिसिपिएंट कहाँ का था, तो उसी जगह को मानेंगे। और अगर अनरजिस्टर्ड है, तो जहाँ से गुड हैंडेड ओवर किए गए हैं, जहाँ से जिस इंसान ने भेजे वो गुड, उसकी जगह को, जहाँ से उसने भेजे उसी जगह को हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे। और ये कौन सा सेक्शन बताता है, ये बताता है सेक्शन 12 सब सेक्शन 8 हमें ये बात बताता है, ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, अगर कोई कंपनी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की, जैसे बस वगैरह की सुविधाएं वगैरह सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उसके अंदर भी दोनों चीज़ आते हैं। अगर रिसिपिएंट जो हैं, जो उस बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर रजिस्टर्ड है, तो जो लोकेशन है रिसिपिएंट की वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और अगर नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है, तो जहाँ से वो ट्रेन या फिर मेट्रो या बस, जो भी चीज़ है, जो भी सप्लाई है, जो भी वो जगह है, उस जगह को जहाँ से वो बोर्ड करी गई, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीरी गेट बस स्टॉप से वो बोर्ड की गई, जो कि दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली को ही हम क्या मानेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लाई मानेंगे, ठीक है, सप्लाई ऑफ। तो ये था सेक्शन 12 सब सेक्शन 9। और उसके बाद आता है सर्विसेज ऑन बोर्ड और कन्वीनियंस, या तो कन्वीनियंस के अंदर आपको सर्विसेज प्रोवाइड की, चलती हुई बस के अंदर, चलती हुई फ्लाइट के अंदर आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की गई, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या केस है, जैसे कि आपको फ़्लाइट के अंदर खाना वगैरह दिया गया, या फिर ट्रेन के अंदर खाना वगैरह दिया गया, ये सर्विसेज ऑन बोर्ड होना कन्वीनियंस है ना, ठीक है ना। तो इसके अंदर फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जहाँ पर भी डिपार्चर हो रहा है उस जगह को हम क्या मानेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लाई मानेंगे। और ये कौन सा सेक्शन हमें बताता है, ये हमें बताता है सेक्शन 12 सब सेक्शन 10, ठीक है। अब उसके बाद और भी हैं यहाँ भी, ये टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज अगर आपको प्रोवाइड की गई, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी अलग अलग टाइप की सर्विसेज होती हैं, जैसे बिलिंग की, एड्रेस की, इंस्टॉलेशन, लोकेशन की, अलग अलग टाइप की सर्विसेज होती हैं जो टेलीकम्युनिकेशन की होती हैं। तो ये उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये कौन सा सेक्शन बोलता है हमारा, सेक्शन 12 सब सेक्शन 11 बोलता है। अगर बैंक वाले कोई सर्विस प्रोवाइड करना है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना है, कुछ भी, तो जो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट है बैंक रिकॉर्ड के अंदर, जो बैंक रिकॉर्ड के अंदर तो लोकेशन तो दी होगी ना कि इस इंसान को हम प्रोवाइड करना, वो अपने एड्रेस भी प्रोवाइड करा होगा उस इंसान ने। तो अगर ये अवेलेबल है, तो हम जो प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे वो किसे मानेंगे, जो एड्रेस है हमारा रिसिपिएंट का। और अगर वो बैंक के पास उसकी नॉलेज नहीं है, तो जहाँ पर भी वो बैंक है, दिल्ली में है, मुंबई में है, उसी जगह को हम लोकेशन ऑफ सप्लाई मान लेंगे, ठीक है ना। और ये कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 12, ठीक है। और उसके बाद है इंश्योरेंस सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जा रही है, और अगर रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है, तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट सेम एज द अबव। एंड अगर अनरजिस्टर्ड है, तो जो लोकेशन के है उसके रिकॉर्ड के अंदर, इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड के अंदर जो भी उसका वो है लोकेशन दे रखी, प्रोवाइड की गई है, वहीं को उसको क्या मानेंगे हम, उसका एड्रेस मानेंगे। और ये कौन सा बताता है सेक्शन हमें, ये बताता है सेक्शन 12 सब सेक्शन 13। तो बस यही था आज की वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको इसके पार्ट नंबर 5 के साथ, जिसके अंदर हम आगे के चैप्टर तो नहीं, यही चैप्टर अभी बचा है काफ़ी, इसी को हम करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।